अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। बड़ी मुलाकात की बातें, इलेक्शन की अफवाहें और डील की सदाएं, मुल्क का सियासी मंजरनामा पल पल में बदलता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि कल से शुरू होने वाला हफ्ता सियासी तौर पर इंतहाई अहम हफ्ता साबित हो सकता है। चंद रोज कबल सदर मुमलिकत से एक बड़ी मुलाकात की बातों ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान पैदा कर दिया है। यह कयास भी किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आइंदा 72 घंटे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। याद रहे कि इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात नहीं हो सकी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर पर वाजे कर दिया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल की सेक्शन 57 के मुताबिक इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार कमीशन के पास है। जिसके बाद सदर ने वजारत कानून से राय ली तो उनका भी यही जवाब आया, जिसके बाद कहा जाता रहा कि सदर आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। जुम्मा की मुलाकात का एक और पहलू आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट में तरमीम के ज़िम्न में है। इस पर सदर ने ट्वीट जारी की थी कि उन्होंने तौसीक़े बिल पर दस्तखत नहीं किए थे, जिसके बाद ये बिल अज खुद कानून बन गए थे। और एक तीसरा पहलू सदर के ओहदा मियाद के हवाले से है कि सदर अलवी के ओहदा सदारत की मियाद 8 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। ऐवान सदर ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि सदर ओहदा सदारत की मियाद मुकम्मल करके घर चले जाएंगे, क्योंकि आइन के तहत नए सदर के आने तक सदर का ओहदा जो है वो बरकरार रहता है जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। सियासी मुबस्सरीन समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी आइंदा हफ्ते आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। अगर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से अलग अलग तारीखों का ऐलान हुआ तो इबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। जहाँ एक तरफ इलेक्शन से मुतालिक इंतहाई सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो रही है, वहाँ अटक में कैद साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतालिक भी नित नई खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से यह अफवाहें गर्दिश में है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं और इस मुतालिक किसी डील पर काम चल रहा है, जिसकी फिलहाल तरदीद उनके वकला ने कुछ यूं कर दी है। जितनी खबरें मेरे हवाले से चल रही हैं वो सारी फेक हैं। ना मैंने कोई डील की है, ना मैंने कोई किसी से मिन्नत समाजित की है। जो न्यूज चल रही है मेरे हवाले से, तमाम न्यूज की जो है खान साहब ने तरदीद की है और खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जदादें जिनकी बाहर हों वो मुल्क छोड़ के जाते हैं। मेरी तो कोई ना प्रॉपर्टी बाहर है, मेरा ये मुल्क है, मेरा जीना मरना जो है वो इस मुल्क के साथ है और मैं इस मुल्क में रहूंगा। ताहम इसके बावजूद पाकिस्तानी सियासी तारीख गैर मुतवक्का वाक़यात और इम्कानात से भरी पड़ी है। कुछ ऐसा ही यकीन तहरीक इंसाफ के अरीफों को भी है, जिनकी बकौल साबिक वज़ीर आज़म के पीछे जो है वो उनको हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगी। एक बैनुल-अक़वामी साजिश के ताने बाने हैं। ये सारा एक ही बात को बार बार साबित कर रहा है कि इमरान खान जो है वो एक स्पॉन्सर्ड आदमी है। कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का आज भी सामने आया। इनकी बकौल चेयरमैन PTI जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के खिलाफ ये ताज़ा महाज गुज़िश्ता रोज़ इस मुतनाज़िर वकील को पहले हायर और फिर मुस्तरद करने की खबर के बाद से हुआ, जब PTI ने आलमी अदालतों में अपने मुकदमात लड़ने के लिए सलमान रुश्दी के वकील को इंगेज किया था। इस मुतल्लिक़ राना सनाउल्लाह का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम वो मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर चेयरमैन PTI और उनकी जमात से मुतालिक किसी किस्म की लचक दिखाए जाने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। बिलखुसूस अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी 9 मई वाक़यात से मुतालिक तहरीक इंसाफ पर खाना जंगी शुरू का इल्ज़ाम लगा दिया है। 9 मई को सारे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। टारगेट एज अ न्यूक्लियस था वो मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। याद रहे कि कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम इमरान खान की अपनी ही जमात के सीनियर रहनुमा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक ने हमारे ही शो में कुछ यूँ किया था। वो जो बनी ये प्लानिंग सारी हुई 9 मई के हवाले से, ये कोई जूम मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी, बाकी मीटिंग्स के अंदर भी खान साहब ने कोई प्लान वगैरह दिए थे। आप किसी मीटिंग के अंदर मौजूद जहाँ से कोई बातचीत हुई और आपको कल गवाही देनी पड़ेगी, हाँ इस मीटिंग के अंदर खान साहब ने कहा था फ़ौज के खिलाफ ये एहतजाज करना, सारा कुछ देंगे गवाही जाके कल वो देनी फौज पड़ेगी। के खिलाफ बात तो करता, लेकिन हमारे सामने कभी नहीं बोला कि हमने फौज पर अटैक करना है। कहते मैं उनकी असलियत बताता हूँ, जो भी उसका मकसद ये था फौज के खिलाफ इनकलाब लाना। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी साइंस है। ये सारी ट्रेनिंग सारा सिस्टम 1 साल जो उन्होंने भगाया वो इसलिए था कि उस दिन इंतशार फैलेगा, किसी का दिमाग उसमें इस्तेमाल हो रहा था कि फ़ौज में भी इख्तलाफ आ जाएगी, गोली चल जाएगी, लोग मर जाएंगे और आपका जो रेवोल्यूशन है कामयाब हो जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर दिफ़ा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, जबकि अगले सेगमेंट में हम इसी सूरत हाल पर तज्ज़िया भी शामिल करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ख्वाजा आसिफ साहब ये बताएं सर कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, आपकी हुकूमत से जाते साथ ही फौरी हम देख रहे हैं कि
महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई, डॉलर इतना ऊपर चला गया, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आटे की और चीनी की कीमतों तक को आग लग गई है। आप लोगों ने कैंपेन में जाना है, कैसे जाएंगे कैंपेन के अंदर, कैसे आवाम को फेस करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जो है हालात जो है हमने नवाज शरीफ की क़यादत में 2 दफ़ा माजी में जो है ना चीज़ें रिकवर की हैं और हालात जो थे बड़े बड़े मखदूश थे। हो सकता है आप ये कहें कि इस वक्त बहुत ही मखदूश हैं और मैं उसे एग्री भी करूँगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने 2013 में जब लोड शेडिंग जो थी वो अपने अरूज पे थी, 14-14, 15-15, 18 घंटे लोड शेडिंग थी और साथ दहशतगर्दी बड़े अरूज पे थी। अर्बन हमारी दहशतगर्दी जो थी ना, शहरों के अंदर दहशतगर्दी, पंजाब में, सिंध में, कराची में, केपी में, सब जगह दहशतगर्दी। ये दो बड़ी बहुत बड़ी चैलेंजेस थे जिसको 2013 में हमने फेस किया। ना सिर्फ फेस किया, उसके साथ पॉलिटिकल चैलेंज जो था उस वक्त की जो भी लोग थे जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया इमरान खान को, और वो 126 जिसम का उसने धरना भी दिया। वो धरना भी जो है वो एक और क्राइसिस उसने बिल्डअप की जो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस थी। मफलूज हो गई हुकूमत की मशीनरी, मफलूज हो गई, पार्लियामेंट जो है मुहासरे में आ गई। टीवी स्टेशन पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर मौजूदा सदर जो हैं इन्होंने हमले किए और इनके साथ पीटीआई के लोग थे, बल्कि इन पर मुकदमा भी बना जिसका कुछ भी ना बना बाद में। तो ये सारी क्राइसिस जो है ये 2013 में मौजूद थी और हमने उनको वी वेदर दैट स्टॉर्म, उस तूफान का, उस बदहाली का हमने मुकाबला किया मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और कामयाबी के साथ किया। हमें जब तकलीफ हुई एस्टेब्लिशमेंट को, उनको बहुत तकलीफ हुई तो मियां नवाज शरीफ को हटाना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट के मुल्क को उसका नुकसान पहुंचता है या फायदा पहुंचता है। तारीख ने बताया कि नुकसान पहुंचा और बेशुमार नुकसान पहुंचा। पता नहीं उनको जो लोग लेके आए उस वक्त इनको बाजो साहब और दूसरी जो उनकी टीम थी जो लेके आए, उनको पछतावा है या नहीं ये तो वो ही जानते हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँ, लेकिन उन्होंने, और उससे पहले पनामा बनाया गया, उस पर ये क्या वजह थी कि ये क्या वो कह सकते हैं सीने पे हाथ रख के कि उनका तजर्बा कामयाब हुआ इमरान खान को लाने का और मियां नवाज शरीफ को रिमूव करने का? आज जो भी इस वक्त सिचुएशन प्रेसिपिटेट हुई है, जो एक क्राइसिस बिल्डअप हुई है, बड़ी खौफनाक क्राइसिस बिल्डअप हुई है, वो क्राइसिस जो है हमने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगा के 1.5 साल में कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ हुई, कुछ नहीं हुई, मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं हुई। लेकिन सर क्या वजह है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शहबाज शरीफ के 16 महीने के दौर को ऑन क्यों नहीं करती? आप लोग आज भी जो अपना एक खुशहाली का सुनहरी दौर गिनते हैं वो मियां नवाज शरीफ के दौर को ही गिनते हैं। शहबाज शरीफ कैपेबल नहीं थे या फिर उनकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी? मसला क्या, कहाँ पे आ रहा है? आप लोग उन्हें ऑन क्यों नहीं करते? कोई ऐसी बात नहीं है, ये काइट फ्लाइंग आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मियां शहबाज शरीफ ने जितनी मैं तो एक क्राइसिस को कंपेयर किया है ना, तो उधर हमें 4 साल मिले, हमने उसको फेस किया। यहाँ तो एक साल और 3 महीने या 4 महीने मिले, इसलिए कंपेयर मैंने उस दोनों जो टेन्योर में कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया, तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। वहाँ पे हमें एक पार्टी की हुकूमत थी और वो 4 साल नहीं बल्कि 5 साल रही। उसके बाद दूसरी पार्टी, इस वक्त दूसरी हुकूमत में जो है 13 पार्टियां थी। तो ये कंपैरिजन जो है ना वो पैरेलल नहीं है, लेकिन मियां नवाज शहबाज शरीफ ने फिर भी बड़ी जान जोखों में डाल के बहादुरी के साथ, बड़ी जान फसानी के साथ जो है ये हुकूमत चलाई है और कोशिश की है और कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान के में पहली दफा तजर्बा हुआ कि इतनी बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना और उसको बड़ी कामयाबी के साथ चलाना। लेकिन इकोनॉमिक का जो एक डिजास्टर था वो तो हमें बल्कि जाते जाते भी वो जो है जो IMF के साथ जो कुछ करता है, जिस किस्म की वो जो उन्होंने कोशिशें की और आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जो है वो हमारे ऊपर कोई हमारे खिलाफ कोई इकदाम उठाए या हमारे
ये जो उन्होंने सलमान रुश्दी का वकील जो हायर किया है अपनी दफा के लिए, लेकिन कैसे कैसे लोग वो हायर कर रहे हैं। लेकिन सर मसला यह है कि वकील खिदमात तो पीटीआई कह रही है कि हम नहीं ले रहे, वो तरदीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा अगर था भी तो वो कह रहे हैं हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया और नहीं ले रहे हम खिदमात ऐसे किसी वकील की। नहीं, उन्होंने पहले किया है, अब रिएक्शन देखा है। देखे, मैं मजहब का कार्ड जो है वो खेलने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन मेरी एक बिलीफ है कि ये शख्स जो है इसको पता था कि ये बंदा कौन है, इसने फिर भी हायर किया। अब उसको डी हायर कर लिया है, लेकिन गुनाह तो वो तो जो है वो तो कमिट हो गया, ऑफेंस तो कमिट हो गया, इसकी नीयत तो सामने आ गई, इसने उसको हायर किया, अब उसको डी हायर कर दे। देखिए मेरी बात सुने, ये किस इखलाकी गिरावट का बायस बने हैं इन्होंने। मैं ऐनी शायद हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब, बिल्कुल करीब, जहाँ पे ऊंची आवाज बात करना मना है, वहां पे इन्होंने नारे लगाए। मैं वहां में मौजूद, तो जिस किस्म की इन्होंने हरकत और सकनात की, और उस गवर्नमेंट ने इंसाफ किया और लोगों को पकड़ा, फिर शबाशी ने उनकी मिन्नत वगैरह की और उनको रिहा करवाया। तो ये लोग किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं कि अपने प्रोपेगेंडे के लिए किसी ने पैसे दिए होंगे ना उसको कभी हायर करने के लिए, और ये लोग जो हर चीज दाव पे लगाने को, मजहब को दाव पे लगाने के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के, मैं नॉर्मली ये बात करता नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों में भी एक जो है ना वो लिंक है कि वो एक शातमे रसूल का वकील था, और ये उधर जो उन्होंने हरकत की, जो 8 बंदे फिर भाग गए वापस लंदन भाग गए, वो भी उसी जुमरे में आते हैं। माजों के साथ आप मजहब कार्ड की बात कर रहे हैं, आप लोग मजहब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मजहब कार्ड के जिसको आप लोग खुद भुगत चुके हैं अपने दौर में। और ये मुझे बताएं कि अब मसला ये है कि वकील, किसी भी वकील की खिदमात कोई भी ले सकता है। जिस वकील की बात कर रहे हैं आप, वो वकील खुद ना मुसलमान है, ना वो सलमान रुश्दी मरहून के अकायद से उसके अकायद में कोई मुताबिकत पाई जाती है, कोई किसी को वकील कर सकता है। देखें, उन्होंने उनके कोई और भी ख्यालात हैं, वो मैं अब लंबी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन द फैक्ट कि इनको कोई और वकील नहीं मिला। पाकिस्तान में बड़े अच्छे वकील हैं जो इंटरनेशनल रिप्यूट है जिनकी, वो उनको हायर कर लेते। वाई पर्टिकुलरली दैट लॉयर, वाई? आप बताएं ना, क्यों पर्टिकुलरली उस वकील को जो है उसकी कामयाबी की बहुत धूम थी कि उन्होंने इसको हायर कर लिया। और अब जो है रिट्रीट जो किया, रिट्रीट फिर क्यों किया? अगर मजहब का कार्ड जो है वो नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्होंने मजहब कार्ड का भी कोई रिस्पॉन्ड किया है ना, तो इसको डी हायर किया। ये इसमें हमारे जो सियासत है या हमारा जो माहौल है उसके अंदर आप मजहब को डाइवोर्स नहीं कर सकते। हर बंदा, हम जज हुए हैं मजहब के ऊपर, आप जज होते हैं, मीडिया मजहब पे जज होता है, हर बंदा मजहब पे जज होता है। अच्छा, ये एक रियलिटी है जिसको ये बता दें कि आजकल को डील के वाले से बड़ी बातें हो रही हैं। आप लोग जो कर रहे हैं कि कोई डील होने वाली, खान साहब को बाहर जाने के लिए डील कर रहे हैं, ऐसी कोई डील सामने आ तो नहीं रही। उनके वकील ने भी कहा कि वो जेल के अंदर फिलहाल रहने में कोई मसला नहीं है, वो उन्हें रहना पड़ा, वो साल भी रहेंगे। तो ये आप लोग सिर्फ कोई अंदाज़ा लगा रहे हैं, मालूमात आपके पास, या एक इम्कान का इज़हार कर रहे हैं कि ये हो सकती है, उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है ऐसी किसी इंटरनेशनल लॉबी की तरफ से? उन्होंने एक अपना रखना है, जो है एक उम्मीद को जो है जगाए रखना है कि जी मैं अल्टीमेटली बाहर आऊंगा और मैं फिर दोबारा जो है मेरा इक़्तिदार होगा। ये लोगों को का जो स्पिरिट है उसको जिंदा रखने के लिए इस किस्म के आस्ते जो है, इस किस्म के जो डिकोर्से हैं वो किए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बियॉन्ड एनी डाउट जो है इस शख्स की जो है ये सामने आ गई है, जो अभी मैंने आपको बताया है, दूसरा 9 मई का वाकया, और ये सारे के सारे एक तसलसल है। आज से 30 साल या 25 साल पहले जिन लोगों ने इसके अंतर्गत प्रेडिक्ट किया था, उनकी प्रेडिक्शन साबित हो रही है कि ही वर्क्स फॉर समवन। कोई लॉबीज हैं जिनके लिए ये काम करता है। कहाँ मुझे बताएं कि क्या ये इकोनॉमी नहीं चला सकते थे? क्या ये इस मुल्क की सियासत बेहतर नहीं कर सकते थे?
आप देखें ये आज से सर वैसे आपकी 4 हुकूमत महीने रही है पहले या 16 5 महीने, आप लोग इसे इन्वेस्टिगेट कर लेते सारे मामले को, बेहतर था। आपके पास तमाम जो वसाइल हैं, तमाम सरकारी वसाइल आपकी दस्तरस पे थे, आप कर सकते थे इन्वेस्टिगेट। बहरहाल इस बहस को छोड़ते मुझे ये बता सर, इंतखाबात हो रहे जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में, और जिससे इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कह रहा है कि हल्का बंदियाँ जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी, और ये भी बता दें साथ मुझे कि बगैर PTI के और बगैर चेयरमैन PTI के हो रहे हैं ये इंतखाबात। ये पीटीआई जरूर लड़े इलेक्शन, क्यों पीटीआई को कौन मना कर रहा है इलेक्शन पीटीआई। हम एक कहते हैं कि 18 जनवरी को हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे जरूर यकीन है इलेक्शन होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस शख्स ने इलेक्शन का एक शेड्यूल तय हुआ उसको सैबोटाज किया। क्यों सैबोटाज किया, किसके कहने पे सैबोटाज किया? इसकी पार्टी की लीडरशिप कह रही है। जिन लोगों ने हमारे साथ नेगोशिएट किया उनसे पूछ लें, आप पूछ लें, मीडिया पूछेगा तो ज्यादा बेहतर है। सब वहाँ पे थे शाम। गलबत आप मई 2022 की बात करें कि जब आपकी PTI के साथ बातचीत हो रही थी, इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे, जो सेनेट में उसकी हुए थे कमेटी रूम में जो मुज़ाकरात हुए थे। तो ये बताएं ना कि ये मुझे बस आप बताएं, आपकी बड़ी जो है वो निगाह इन सारे हालात के ऊपर, आप मुझे बताएं क्यों नहीं जो है वो इस चीज को आप एनालाइज करते कि इसने 2 असेंबलियां तोड़ी, बावजूद इस बात के परवेज इलाही कहता रहा ना तोड़ो, महमूद खान कहते रहे ना तोड़ो, ये सारे लोग कहते रहे, इसके चीफ मिनिस्टर कहते रहे ना तोड़ो, लोगों ने इसको कहा। उस रात को आप भी मेरा ख्याल है वहां होंगे, वो दैट फेटफुल नाइट, कि जिसने रात के आधी रात को जो है इन्होंने 52-53 बिल भी मंजूर करवाए और पता नहीं क्या क्या किया, और उस साथ जो है वो इसकी अपना असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर वो असेंबली रीइंस्टेट हो गई, इस्तीफे दे दिए। तो आप मुझे बताएं तकरीरकारी की जो स्ट्रीक है ये इसके ऊपर क्यों चलते रहे हैं ये पिछले साल सवा साल से? उससे पहले तकरीरकारी ये की कि करप्ट तरीन गवर्नमेंट जो है ना वो जो है, और आप अंदाजा लगाएं और अपने आसपास तो देखो कौन है इसके साथ जो है। सारे लीडर छोड़ गए हैं, जितने नाम छोड़ गए, जो नहीं है वो भागे हुए हैं, तो रूपोश हैं। आप बताएं, हमने नहीं ये सिचुएशन फेस की। कौन सा लीडर या कौन सा वर्कर नवाज शरीफ का रूपोश हुआ है? कौन भागा है? कौन नवाज शरीफ ने जेल काट लिया है? आपके अपने लीडर जेल और गिरफ्तारी की वजह से मुल्क से भागे थे, लंदन चले गए, वो लंदन बैठे पिछले 4 साल से। तो उनकी जमानत हुई, हुकूमत ने उनको इजाजत दी बात जाने की। इसमें क्या ऑब्जेक्शन बात है? कोई ऑब्जेक्शन बात नहीं है, उनकी जमानत हुई और उसके बाद वो चले गए। ये तो अभी महीना भी नहीं हुआ इनको कैद हुए और एक पान है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, तजिया शामिल करेंगे मुज़म्मिल सरवर्दी साहब और हमारे साथ मौजूद होंगे अतर काज़मी साहब। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन अब बात करेंगे इन जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, इसकी वजह से पहले जब ये आया था तो बातें हो रही थी कि ये तवील केयर टेकर सेटअप होगा, एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप होगा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कह दिया गया है कि हल्का बदनियाँ जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी। इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे या फरवरी में, बहुत लेट हुए तो हो जाएंगे। एक जो बात हो रही थी कि 2 साल तक भी केयर टेकर सेटअप चल सकता है, लेकिन अब जो हमने पिछले 1-2 हफ्ते से हालात देखे हैं, मुआशी सूरत हाल पर्टिकुलरली, वो शायद इस चीज़ का बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, मुतहम्मल नहीं हो पा रही कि एक लंबा केयर टेकर सेटअप चल सके। शायद क्या ये वजह है या कोई दूसरी वजह है कि इंतखाबात के अब बर वक्त इनेकाद की बातें हो रही है। ओवरऑल अगर देखें तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन PTI की बेल के हवाले से भी बातें होनी है, उनका जो अटक जेल में ट्रायल के हवाले से भी फैसला होना है, और इंतखाबात की तारीख के हवाले से भी कोई हतमी तारीख का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इन सारी बातों पे एनालिसिस लेके हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल सरवर्दी और अतर काज़मी साहब ने, दोनों ही पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। अतर काज़मी साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो केयर टेकर सेटअप की, हम जब ये बना था तो हर तरफ बहुत ज़्यादा अफवाह थी, आज भी
ये चहबगोइयाँ होती हैं कि शायद ये केयर टेकर सेटअप जो है ये 3 महीने के लिए नहीं आया था, ये 6 माह से ज़्यादा के लिए आया था, या कोई साल 2 साल की बातें भी पाकिस्तान में सुनने को मिलती थी। लेकिन अब एकदम से हमने देखा, स्टोरी में ट्विस्ट आया कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम तो हल्का बंदियाँ जल्दी मुकम्मल कर रहे हैं और जनवरी के लास्ट वीक हम इंतखाबात करवा देंगे। क्या ये हालात ने जो है वो टर्न लिया है, जो हालात देखिए हमने मुआशी सूरत हाल बनी पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से, या कोई और आपको वजह लग रही है कि अब जल्दी इंतखाबात का मामला हो रहा है? देखें, अभी तक उन्होंने कहा है कि हम करवा देंगे। अगर आपको याद हो, साल 2022 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हम अक्टूबर के महीने में इंतखाबात करवा देंगे, जिस वक्त केस उस वक्त आया था। लेकिन उसके बाद फिर 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए। जो केयर टेकर सेटअप है, अब वो आप देख लें, 3 महीने के लिए आया था और कितने अरसे से वहाँ पे है। तो ये कहना एक और चीज़ है और इंतखाबात करवाना और चीज़ है। अब इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक आरा ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंतखाबात की तारीख हल्का बंदियों से नहीं, वो तहरीक इंसाफ की डिसमेंटलिंग से मशरूत है। जब तक तहरीक इंसाफ इलेक्शन में एक मुतहरिक किरदार अदा कर सकती है, तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। ये वो बात है जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, फिर उनके जो बयानी को तकवीत मिलती है। 2 सूबों के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से PDM की हुकूमत ने मुखालफत की वक्त के ऊपर इंतखाबात की, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी मनोअन उन्हीं का बयानिया अपनाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन कमीशन के कहने से कोई डेट आ जाएगी कि जनाब हल्का बंदी हम जल्दी कर रहे हैं, तो अब यकीनी तौर पे वक्त के अंदर होंगे। इसलिए कि वक्त के अंदर तो वैसे ही नहीं हो रहे इंतखाबात। 90 रोज में तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, तो फिर वक्त वाली तो बात ही नहीं है। अब लेकिन चले उस वक्त के अलावा हम जो है ना बर वक्त किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वक्त के बाद एक और जो बर वक्त हमारे पास डेडलाइन थी वो थी जनवरी या फरवरी की, उसमें अब सुनने में आ रहा है कि इंतखाबात शायद हो जाए। तो ये जो बात कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, मुजम्मिल सरवर्दी साहब, ये जो बात करें अतर काज़मी साहब की PTI की डिसमेंटलिंग जो है एक वो बड़ी वजह थी, हल्का बनिया तो महज एक बहाना थी जो PTI के हल्कों में भी ये बात होती है। तो क्या वो प्रोजेक्ट PTI जो है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है? फिर दिसंबर तक इसका मतलब है कि इंतखाबात फिर हो जाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में? प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग तो PTI ने खुद शुरू किया है ना। मतलब किसी ने प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग तो शुरू नहीं किया है, अपनी हुकूमतें इन्होंने खुद तोड़ी हैं। इनको किसी ने गन पॉइंट पे कहा कि हुकूमतें तोड़ दें, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े खुद दिए, किसी ने कहा कौमी असम्बली से इस्तीफ़े तोड़ दे दें। 9 मई को इनको किसने कहा जाके फ़ौजी तनसीबात पर हमला कर दें। ये सब प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग में किसी ने कौन करा रहा था कि प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग हो गई? मैं तो समझता हूँ अगर ये सब फैक्टर्स प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग के बुनियादी फैक्टर्स हैं, तो फिर प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग पर तो इमरान खान खुद काम कर रहा था ना, जिसने पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। पूरी कौम बताती रही भाई 150 MNA है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनो, ये 4 वोटों की हुकूमत नहीं चल सकेगी। उसने कहा नहीं, इस्तीफे दूंगा। सब ने कहा आपकी 4 जगह हुकूमत है, कश्मीर में, गिलगित में, पंजाब में, KP में, वक्त पे इंतखाबात होंगे, इकट्ठी असम्बलियां जाएंगी, आपको क्या जरूरत है तोड़ने की? उसने कहा नहीं, मैं 2 तोड़ूंगा, मैं अलग पहाड़ पे चढ़ के अपनी माउंट एवरेस्ट बनाऊंगा। किसने कहा? वो कहा मेरी गिरफ्तारी रेड लाइन है। उन्हें सब समझाते रहे भाई सियासतदानों की गिरफ्तारी रेड लाइन नहीं होती, दहशतगर्दों की गिरफ्तारी उनकी रेड लाइन होती है। सियासतदानों की गिरफ्तारी उनकी रेड लाइन नहीं होती। वो गिरफ्तारी देते हैं, रिहाई लेते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। गैर कानूनी पकड़ा जाए तब भी कानून के आगे सुरनगू रहते हैं। ये सियासी जमात का काम है। लेकिन 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई तो बाद में हुआ। पंजाब और KP के जो इंतखाबात थे वो तो पहले होने थे, उनकी आईनी मुद्दत तो उससे काफी पहले थी, लेकिन वहां नहीं मिले थे। वहां तो उससे तो 9 मई बाद में हुआ था। तो ये जो PTI की कबूलियत या मकबूलियत का मामला है, तब तो ये मसला तो तब भी दरपेश था, इसीलिए इंतखाबात तब भी नहीं हो रहे थे पंजाब और KP के अंदर। देखिए, सबकी राय थी कि 2 सूबों की असेंबलियां तोड़ के कबल अज वक्त इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिकल जोग्राफी को ख़राब कर रहे हैं कि यहाँ निगरान हुकूमतें बनती हैं, इकट्ठे इंतखाबात होते हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है। और सब जमातें यकज़बान थी कि मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब इमरान खान के और PDM के मुज़ाकरात हुए और इनको जुलाई में इंतखाबात ऑफर किए गए, तो इमरान खान साहब भाग गए। ये तो 9 मई से पहले का वाक़या है ना,
कि नहीं, मुझे जुलाई में भी कबूल नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी आप एक और ज़िमनी डिबेट की तरफ निकल गए। मेरा जो असल मुद्दा था वो ये था कि अब जो हम सुन रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। पहले तो बात हो रही थी कि ये एक्सटेंडेड के टिकट सेटअप होगा। ये जो मुआशी हालात बिगड़े पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान बहुत ज़्यादा कि वो संभले नहीं है इस के टिकट सेटअप से, इस वजह से शायद कोई जल्दी इंतखाबात का सामान जो है वो बन रहा है, माहौल बन रहा है। वजह ये उसकी या कोई और है, या पीटीआई की जो डिसमेंटलिंग वाला प्रोजेक्ट है वो वाकईतन मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, उसमें तो पीटीआई खुद जिम्मेदार है ना। उसमें मैं नहीं मानता कि कोई बंदा, कोई रियासत का कोई दायरा प्रोजेक्ट, जितनी सहूलतकारी रियासत से पीटीआई को हासिल है उसकी तो डिसमेंटलिंग हो ही नहीं सकती थी जब तक वो खुदकुशी ना करते। कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था। जितनी अदलिया से सहूलतकारी हासिल है वो तो कहते हैं खुद ही खुदकुशी करने पे तुले हुए थे कि अदलिया भी नहीं बचा सकी। अच्छा, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अतर काज़मी साहब, चेयरमैन पीटीआई की बेल एप्लीकेशन भी लगी हुई है, अटक जेल में ट्रायल का मामला भी लगा हुआ है अदालत के अंदर। क्या लग रहा है आपको परवेज इलाही के मामले में जिस तरह से हुआ, कोई इसमें पीटीआई कोई बेहतर की कोई तवक्को कर सकती है या उन्हें करनी चाहिए, या उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है? जी, आपने देखा ना, क्या ऐसी सहूलतकारी आज तक आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखी है कि एक अदालत छोड़ती है और साथ ही बंदा दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। अब ये हालात क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप गुज़िश्ता जो 16 माह के दौरान जो कुछ होता रहा उसको सामने रखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात यहाँ पे सियासत की नहीं है, बात यहाँ पे आइन और कानून की है। आइन और कानून के मुताबिक क्या वक्त पे इलेक्शंस हुए, क्या अदालती फैसलों का एहतराम किया गया। अब ये जो बयानिया बनाया जाता है कि लाडला है, सिस्टम के अंदर से बड़ी सपोर्ट है, ये बड़ा समझने की चीज़ है। ये इसलिए कहा जाता है कि इधर आपकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती, आप साथ ही बरतानिया भाग जाते हैं, आप साथ ही लंदन तशरीफ़ ले जाते हैं। जो ही आपको पता चलता है हुकूमत आने वाली है, आप फ़ौरन वापस पहुँच जाते हैं। तो अब जब आप ये देखते हैं कि एक लीडर है वो मुल्क से नहीं जा रहा, हुकूमत खत्म हुई वो यहीं पे रहा, उसने रोज जलसे किए। कुछ बातें तो आजकल चल रही हैं कि वो कोई बाहर जाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई डील की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तरह की खबरें कर रही हैं। हालांकि वो कलाम आज डिनाई किया इस चीज को। जी नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये बयानिया जान के बनाया जाता है कि जनाब वो कोई उसको सिस्टम से सपोर्ट है इस वजह से वो नहीं जा रहा। जिसको सिस्टम से सपोर्ट होती है उसके लीडरान को इस तरह उनके साथ सलूक होता है जो परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, जो 200 मुकदमे इधर और जिस किस्म के मुकदमे चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उनके साथ इस मुल्क में हुआ, माजी में दीगर लोग भी इस चीज का निशाना बनते रहे। अब इससे वो सीखेंगे क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सही। मुज़म्मिल साहब, क्विकली इस पे कंक्लूड कीजिएगा। ये जो बातें जा रही है पीटीआई को मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ऐसा या सिर्फ नून लीग एक बयानिया बना रही है कि वो चूंकि उनके लीडर चले गए थे तो इनके बारे में भी बना दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनके लीडर गए थे क्योंकि उनकी पूरी जमात यहाँ पे मौजूद थी। इमरान खान की तो पूरी जमात भाग गई है। मतलब शहजाद अकबर से लेके शौकत तरीन से लेके हमाद अजहर से लेके आजम सवाती से लेके, ठीक है, कौन सा इनका इमरान खान की कैबिनेट का वजीर है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और सियासत कर रहा है? पूरी पार्टी भाग गई है। तो अब वो उसको लेके कौन निकालेगा, कौन वहां से? ठीक है, मेरा मतलब है जिसकी पूरी पार्टी भाग गई है वो दूसरों को भागने का ताना देते हैं। एक वजीर बताते हैं जो इस वक्त नदीम बाबर से लेके शहजाद अकबर से लेके आजम सवाती से लेके जो इधर मुल्क से भाग गई है। और कहां से भाग गई है? पाकिस्तान में मौजूद है सारे। नहीं, वो जो मुल्क में सामने आता है उसको पकड़ लिया जाता है, दूसरों के साथ भी यही पकड़ लिया जाता है भाई। वो तो गए तो वो है, बाकी भी 2-2 साल अंदर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, जिनके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ भी आशियाना में बुला के गंदे नाले में पकड़ लेते थे आप। 50 मुकदमे बनाए होते थे, 90 दिन के रिमांड कटाते थे। मेरा मतलब है कि उनको जो फैसला जज अमजद रफीक ने परवेज इलाही के लिए दिया है ना, वो पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए। फिर इंसाफ होगा, यकसा निजाम इंसाफ। अगर सिर्फ परवेज इलाही को मिलेगा तो वो गैर मामूली इंसाफ। वो तो कह रहे मुझे मिल ही नहीं रहा इंसाफ सर। वो वाला आदमी जो परवेज इलाही को मिला वो हर पाकिस्तानी को नहीं मिलना चाहिए। आज तक कभी किसी सियासतदान के साथ हुआ यकसा इंसाफ नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सरवरी साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका, आपने ज्वाइन किया। यकीन तौर पे डिबेट तो ये बड़ी लंबी है लेकिन सेगमेंट का टाइम बड़ा मुख्तसर था, इसी पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। 2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल अचानक से
ख़राब होने लग गई है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, चीनी की कीमतें पाकिस्तान के अंदर क्यों एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे सर मुड़ाते ही ओले पड़ते हुए, कुछ ऐसा ही वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत के साथ हो रहा है। अभी एक बहरान का कोई हल निकलता नहीं कि उनके लिए एक नया बहरान आन खड़ा होता है। अभी बिजली के बिलों ने निगरान सरकार की रातों की नींदें और दिन का चैन छीन रखा था कि अब मुल्क में चीनी महंगी होने ने एक नया दर्द सर पैदा कर दिया है। अभी अवाम पेट्रोल और डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी की सूरत में शदीद महंगाई की दुहाई दे रहे थे कि अब चीनी ने भी डबल सेंचुरी करके ही रही सही कसर निकाल दी है। सिर्फ अगर आज के आदाद शुमार का तज़किरा करें तो कोयटा में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये का इजाफा हुआ है और अब 1 किलो चीनी 205 रुपये में मिल रही है, यानी 7 रोज़ में सिर्फ कोयटा में चीनी की कीमत में 35 रुपये का इजाफा हुआ है। चीनी के संगीन बहरान के पीछे हुकूमत की नाअहली ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतहर्रिक होने और चीनी की स्मगलिंग को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। चीनी की पैदावार में खुद कफील मुल्क पाकिस्तान में अब चीनी बाहर से मंगवाने का रिवाज भी डल गया है और इसी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा मामूल की बात बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल अथॉरिटी को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए खत लिखा है। महकमे खुराक के मुताबिक इंपोर्टेड चीनी 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पाकिस्तान में मंगवाई जा रही है। ताहम इस वक्त भी महकमे खुराक के पास 10 लाख टन सरप्लस चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंपोर्टेड चीनी मार्केट में आएगी और सार्फिन 100 रुपये किलो सरकारी नर्ख वाली चीनी 220 रुपये फ़ी किलो में ख़रीदने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब चीनी माफिया ने भी मुल्क में मौजूदा सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवा कर हुकूमती इजाज़त के तहत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलरों में मुनाफा कमाने के बाद चीनी के ज़खायर कम होने पर अब टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इंपोर्ट करने की जनवरी में इजाज़त भी हासिल कर ली है। अब हम बात करेंगे कि इस मुतालिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह दावा किया था कि उन पर दबाव के बावजूद उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने की मौक़ की थी। मुझ पे बड़ा प्रेशर आया, बिजनेस प्रेशर, कि जी चीनी बड़ी वाफर है, एक्सपोर्ट कर दें। मैंने स्टॉक्स मंगवाए और इनका मुतालबा जायज़ था, मगर मैंने कहा कि मैं स्टॉक चेक कराऊँ। स्टॉक चेक कराया तो कोई रिजल्ट इतना नतीजे अच्छे नहीं थे कि इतने स्टॉक्स नहीं हैं। अगर मैं चीनी एक्सपोर्ट कर देता किसी भी वजह से, यहाँ पर 20 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ जाती, आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और इस बहरान की दाग में डाल कर ही गए। एक खबर के मुताबिक ये बहरान दरअसल 9 लाख टन चीनी स्मगल और 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की बिना पर मसनूई तौर पर बरामद करवाकर मसनूई तौर पर पैदा करवाया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में 20% सरप्लस चीनी पैदा होने के बावजूद किल्लत का अंदेशा पैदा हो गया। और अब सबके जिम्मेदार शुगर मिल मालकान, डीलर्स, टैक्स हुकाम और बॉर्डर ऑफिशियल शामिल हैं। महंगी चीनी इंपोर्ट करने के बाद सारे भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि शुगर मिल मालकान की मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर ही पड़ेगा। इस सिलसिले में शुगर मिल मालकान ने इससे ना कोई इंक्वायरी की गई, ना कोई पूछगछ हुई। गन्ने की बम्पर पैदावार के बाद नवंबर में अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज़्यादा बनेगी। ताहम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफर मिकदार में चीनी का फायदा सारिफ को भी मिलेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ रहा है। हालिया दहाई में दर्जनों कार्रवाइयों और ऑपरेशन के बायस जिस तरह से मुल्क में दहशतगर्दी का कलाकमा किया गया था, अब तशवीशनाक तौर पर ये दहशतगर्द एक बार फिर से अपनी कमीगाहों से बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान भर में एक बार फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी आ रही है। मौजूदा माह के आगाज़ में ही यानी 1 सितंबर को भी शुमारी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दियों से फायरिंग के मुकाबले में मेजर और एक सिपाही, जबकि खैबर में हवालदार के जाम शहादत नोश करने की इत्तला आई थी। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के लिए भरपूर एक्शन में है, लेकिन उनकी कार्रवाइयों में भी खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह यानी अगस्त वो महीना बन गया जिसमें तकरीबन 9 साल बाद यानी 2014 के बाद किसी एक माह में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के आदाद शुमार के मुताबिक रवा बरस अगस्त में मुल्क भर में 99 हमले हुए, जो कि नवंबर 2014 के बाद एक माह में सबसे ज़्यादा तादाद है। PICC के बकौल जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से दावा किए गए 147 हमलों से कम हैं, जिनमें से ज़्यादा की आज़ाद ज़राए से तस्दीक ना हो सकी। रिपोर्ट में सिर्फ
मुसद्दिका दहशतगर्द हमलों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में 112 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जाँ बहक, जबकि 87 जख्मी हुए। इन्हीं सारी आदाद शुमार पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिंगूर के माहिर आमिर राना साहब ने। आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये बताएं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में फिर से एक इजाफा हो रहा है, सर इसके क्या मुहर्रिकात आप देखते हैं, इसकी वजह क्या और ये सूरत हाल कितनी संगीन होती जा रही है? देखिए, ये इजाफा तो पिछले एक साल से देखने में आ रहा है और उसकी वजह जो है साफ जाहिर है कि टीटीपी जो है अफगानिस्तान से प्लान करती है हमले, और उसने पाकिस्तान के जो सरहदी अजला हैं केपी में और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने अपने हमलों को बढ़ाया है। और ये खासी तशवीशनाक बात है जिसका इजहार जो है पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत कर चुकी है। अप्रीहेंशन जो है वो कन्वे की जा चुकी है तालिबान को। अभी इंतजार है कि तालिबान इसके ऊपर कैसे मौसर जो है जवाब देते हैं। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में दहशतगर्दी के वाक़यात ने गुज़िश्ता 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन वाक़यात में इजाफा जो अगस्त में पर्टिकुलरली जाके हुआ पिछले महीने, इस हवाले से आप क्या समझते हैं और इत्तलात जो है आपकी क्या है कि वाक़तन ये ट्रेंड इतना ज़्यादा ही है या फिर टीटीपी उससे ज़्यादा एग्जेजरेट करके बता रही है 134 का जो फिगर दे रहे हैं? देखिए, ये अदादो शुमार अपनी जगह पे तो अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा कोई ट्रेंड जो है उसको निकालना और इंडिकेट करना वो शायद मेरा ख्याल है कि मज़ीद इसको नज़रसानी का मोहताज है। उसके साथ साथ हमले में इजाफा हुआ, उसकी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम उस बात कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जो काउंटर ऑपरेशंस हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं और उनकी तादाद कितनी रही है। और सबसे अहम बात ये है कि इन हमलों के बावजूद जो है दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के किसी टेरिटरी के अंदर उस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस कायम करने में कामयाब नहीं हुए जैसे कि पहले उनका इन्फ्लुएंस था। तो ये इसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखनी चाहिए। और फिर उनकी जो इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ अटैक्स जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या है, वो लो स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है। तो पिछले एक माह के अंदर जो है वो कोई मीडियम स्केल के अटैक्स और लो स्केल के अटैक्स ज़्यादा हुए। उसका मतलब यही है कि वो दहशतगर्द गिरोह जो हैं बुनियादी तौर पे ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं ताकि एक सरहदी अजला के अंदर उस अपने लिए सॉफ्ट जो है वो स्पेसेस जो क्रिएट कर सकें। अभी तक तो उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज में इतना, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।